हेलो एवरीवन, हमारा सेक्शन 65A तक मैंने आपको बता दिया था लास्ट क्लास में। अभी आज 65B देखेंगे। देखिए 65A क्या बात कर रहा है। 65A जो बात कर रहा है वो आपकी ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उनसे रिलेटेड स्पेशल प्रोविजंस की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे कि साफ लिखा है, स्पेशल प्रोविजन एज टू द एविडेंस रिलेटिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, और यू कैन से दैट। एंड जो 65B है वो बी जो है वो ये कह रहा है कि जो जिनकी बात आप 65A में कर रहे हैं ना, यानी 65A में कर रहे हैं, उनकी एडमिसिबिलिटी होगी 65B में। ठीक है, तो 65B आपको क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसके सेक्शन नंबर को भी ध्यान रखें, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी जैसे प्री में आते हैं। और दूसरा, इसको अच्छी तरह समझ लें कि किस चीज की बात कर रहा है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर बात की गई है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ इसमें, जिससे कि कुछ भी ऐसा ना रहे कि जो कि आपको समझ में नहीं आया हो। तो चलिए 65B की हम बात करें। ये एक आप पहले जनरली बात समझ लीजिए। मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बता चुकी हूँ जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहते हैं। अब आपको ये सेक्शन क्या कह रहा है, आपको ये सेक्शन ये कह रहा है कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई चीज आपको कोर्ट में प्रोड्यूस करनी है, यानी कि कोर्ट में देनी है एज एन डॉक्यूमेंट। देखिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एज एन डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। डॉक्यूमेंट खाली उसे नहीं कहा गया, मैंने आपको बताया था ना। तो अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड यानी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस करना है तो उसको एज ए डॉक्यूमेंट कंसीडर किया जाएगा। अब आप समझिए ये सेक्शन क्या कह रहा है। ये सेक्शन ये बता रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, कोई भी एविडेंस अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है और आपको उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करना है, लाइक जैसे कोई चैट अगर आपकी है, व्हाट्सएप की चैट हो गई, आपकी वीडियो कॉलिंग हो गई या ऑडियो वीडियो हो गई और व्हाटएवर, तो ये इन सब का क्या करेंगे आप, इन सब का एक प्रिंट आउट निकालेंगे, तो उसी के हिसाब से तो देंगे ना सारा। ऐसे थोड़ी कि आप ऐसे दे देंगे उठा के। तो वो क्या हो, और इससे रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं जो कि किसी न किसी तरह इलेक्ट्रॉनिक चीज से निकली है, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड है, कंप्यूटराइज्ड है, किसी न किसी तरह मैकेनिकल प्रोसेस से निकली है। ठीक है, तो ये जो भी चीजें होंगी वो क्या है, आपके कोर्ट में एज एन क्या कंसीडर की जाएंगी, आपका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कंसीडर की जाएंगी। ठीक है, तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ये सेक्शन है, इस सेक्शन में एक बात और कही गई है कि आपको क्या करना है जब इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से रिलेटेड आपको कोई भी चीज कोर्ट में प्रोड्यूस करनी है, तो आपको ना उस चीज के लिए, जैसे कि कोई भी हम कोर्ट में केस डालते हैं, कुछ सिविल मैटर में या कुछ भी होता है तो एफिडेविट बनवाते हैं। तो इसी तरह से जिस चीज की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉपी दे रहे हैं ना, जैसे कि आप अपने फोन से दे रहे हैं या आप अपने कंप्यूटर की दे रहे हैं या आप कुछ भी दे रहे हैं, तो उसकी आइडेंटिफाई भी आपने किया है, यानी आइडेंटिफाई या फिर ये कहें कि आप अपने फोन के बारे में, अपने कंप्यूटर के बारे में जो भी कुछ है वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जी हाँ साहब, मैं ही इस फोन को यूज कर रहा हूँ, मेरा ही कंप्यूटर है, मैं 1 महीने से 2 महीने से, तो बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, ये चीज सारी आपको एज एन सर्टिफिकेट के रूप में कोर्ट में उस इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट यानी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ आपको क्या करनी है, कोर्ट में प्रोड्यूस करनी है, कोर्ट में देनी है, जिसको उन्होंने कहा है सर्टिफिकेट। अभी हम पढ़ेंगे बेरेक की लैंग्वेज को, जिसको कि इन्होंने एज एन सर्टिफिकेट वर्ड कहा है कि वो एक तरह का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे आप क्या करते हैं, जैसे आपने कभी कंप्यूटर सीखा हो अपने स्कूल में या कहीं पर भी, तो क्या है वो आपको क्या है सर्टिफिकेट देते हैं ना, 3 महीने का आपका ये कोर्स, 3 महीने का वो कोर्स। तो उससे पता चल जाता है कि जहां से आपने कंप्यूटर सीखा है, वो जिसके कंप्यूटर से आपने सीखा या जिसने आपको सिखाया है उसके पास उसकी बेस्ट नॉलेज है, और इसीलिए साइन भी हो रखे होते हैं उस पर सारी चीज। तो वो सर्टिफिकेट के बिहाफ पे हमें जॉब भी मिलती है, आप समझ रहे हैं ना। तो जिस तरह से वो सर्टिफिकेट होता है ना, उसी तरह से कोर्ट में भी आपको सर्टिफिकेट देना होगा। किस चीज के लिए, किस चीज का सर्टिफिकेट, उस चीज का सर्टिफिकेट जिसकी आप क्या कर रहे हैं, जिसकी आप कोर्ट में कॉपी प्रोड्यूस कर रहे हैं या जिसका आप एविडेंस दे रहे हैं, उस चीज का सर्टिफिकेट। समझ रहे हैं। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट का मतलब ये नहीं कि आप कहीं से बनवा के ला रहे हैं सर्टिफिकेट। यहाँ पे सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि वो आपकी नॉलेज में हो। जैसे कि किसी कंपनी का एग्जाम्पल के तौर पे
वो होता है ना, किसी कंपनी का मेमोरेंडम होता है, या फिर आप ये कहें कि प्रोस्पेक्टस होता है किसी अपने किसी स्कूल कॉलेज का, तो उसमें क्या है, सारी चीजें डिटेल में लिखा होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे ये बात समझाई जा रही है, ठीक है। तो क्या है, उसमें क्या लिखा होना चाहिए, डिटेल्स ऑफ एवरीथिंग अबाउट द एविडेंस, कि जो जो भी मैं दे रहा हूँ या दे रही हूँ उन सब बातों की डिटेल उसमें है, ठीक है। अब यहाँ पे एफिडेविट की बात आती है, तो ये कह रहे हैं कि एफिडेविट है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, वो दोनों ही तरीके से क्या होगा, कोर्ट में एडमिसेबल होगा एज एन प्राइमरी एविडेंस। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, कैसे उसको एडमिसेबल करेंगे, एज एन प्राइमरी एविडेंस, ठीक है। अब इसका पढ़ लेते हैं, पहला क्या कहता है, सबसेक्शन 1 क्या कहता है ऑफ सेक्शन 65B। पहले में लिखा है, देखिए मैंने आपको इसको अपनी लैंग्वेज में बता दिया है, इसमें सिर्फ यही लिखा हुआ है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, एनी इंफॉर्मेशन कंटेंट in an electronic record which is printed on a paper, stored, recorded or copied in optical or magnetic media produced by a computer hereinafter referred to as the computer output shall be deemed to be also a document if the conditions mentioned in the sections are satisfied in relation to the information and computer in question, and shall be admissible in the proceeding, in any proceeding, without further proof or production of the original as evidence of any contents of the original or of any fact stated therein of which direct evidence would be admissible, ठीक है। अगर हिंदी में भी मैं आपको बता देती हूँ, बाकी का तो आप अपने आप से पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा फायदा रहेगा, लेकिन मैं इसकी मीनिंग बता दूंगी आपको। देखिए हिंदी में क्या लिखा है, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी चीज के होते हुए इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में अंतर्विष्ट कोई सूचना जो कागज पर मुद्रित है, यानी कंप्यूटर से निकली है, ठीक है, और कंप्यूटर द्वारा उत्पादीय है, यानी प्रकाशीय है, या चुंबकीय माध्यम से या भंडारित या अभिलिखित या नकल की गई है, और वॉटेवर, ठीक है, जिसे एक्सपेरिमेंट पश्चात कंप्यूटर उत्पादन के रूप में क्या है, स्पेसिफाई किया जाएगा, दस्तावेज भी होना मानी जाएगी, ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो लैंग्वेज है ना, इसको आपको मेंस में लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन हाँ ये पता लगना चाहिए कि हाँ किसी मतलब किसी लॉ करने वाले बंदे ने लिखा है। थोड़ा बहुत तो आपको कुछ वर्ड यूज करने हैं, लेकिन जैसे इसमें ऐसे वर्ड आते हैं तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कई स्टूडेंट, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। और किसी, जैसे मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में बताया, और किसी कार्रवाई में किसी और सबूत या मूल को पेश किए बिना मूल की अंतर्वस्तु या उसमें अभिकथित किसी तथ्य के जिसका प्रत्यक्ष साक्ष्य ग्राह्य होगा, साक्ष्य के रूप में एडमिसेबल है। आपको बात समझ में आ गई, किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में निकली हुई कोई भी चीज, ठीक है। अब इसका सेक्शन 65 का सबसेक्शन 2 देख लेते हैं। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, सबसेक्शन 2 कंडीशंस बता रहा है आपको कि ये वो कंडीशन है जिसमें कि ये जो है एडमिसिबल होगा कोर्ट में, क्या, कोई भी कंप्यूटराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ठीक है। उसमें जो पहली है यानी कि ए क्या कह रहा है आपको, ए आपको सिर्फ इतनी बात कह रहा है, देखिए मोटा मोटा बता देती हूँ आपको, कि जो भी कोई एविडेंस आप कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं सीसीटीवी की, मैं बात करूं आपसे सीसीटीवी के फुटेज की या कुछ भी है, तो वो जो है जो भी बंदा जिसके घर के बाहर अगर सीसीटीवी लगा है या किसी ने अपने घर में सीसीटीवी लगाया किसी भी तरीके से, तो वो जो है किसी ऑथोराइज्ड पर्सन के अंडर में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जी हाँ लगाए बस यूं ही लगा दिया, यानी कि प्रॉपरली वो क्या है, उसको कोई ना कोई उसे देख रहा हो, टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिल सके उससे। ऐसे ही नहीं बस लगाए तो 6 महीने से किसी को कुछ पता ही नहीं उसमें क्या है क्या नहीं, ठीक है। उसमें क्या है, जो भी एविडेंस है, जो भी क्या है लॉफुल, इसको आपको ध्यान रखना है कि वो जो है रेगुलरली कैरिड टू ओवर दैट पीरियड बाय द पर्सन हैविंग लॉफुल कंट्रोल। इट मीन्स लॉफुल किसी ना किसी के कंट्रोल में होना चाहिए, जो टाइम टू टाइम उसको देख रहा हो, जो रेगुलरली उस चीज को उसमें क्या हो रही हो, रिकॉर्डिंग हो रही हो सीसीटीवी में, ठीक है। इसका जो बी है वो क्या कह रहा है, बी कह रहा है सीसीटीवी वगैरह जो भी आप बात करें अगर एविडेंस की, तो उसमें क्या है, डेली की फोटो होनी चाहिए, उसकी डेली की रिकॉर्डिंग मिलनी चाहिए उसमें, ठीक है। ऐसे नहीं कि कभी मिल गई कभी नहीं मिली। तो क्या है, अगर डेली की रिकॉर्डिंग अगर उसमें मिलती है, सारी चीजें डेली की फोटो मिलती हैं रिकॉर्डिंग की, या ऐसे नहीं से कईयों के सीसीटीवी का यही हाल होता है, 2 महीने से 3 महीने से पता ही नहीं, बंद पड़ा है, तार हटे पड़े, किसी को पता ही नहीं होता, तो उसके बिहाफ और फिर वो अचानक से, अच्छा एक बात आपको ध्यान रखनी है इसमें कि अगर
अगर वो अचानक से जैसे कि इसके सी पॉइंट में पढ़ेंगे हम, चलिए, है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि सीसीटीवी से रिलेटेड अगर रिकॉर्डिंग हो रही है तो क्या है, और डेली की फोटो मिल रही है तो एज ए प्राइमरी एविडेंस डील किया जाएगा। अदरवाइज वो क्या है, वो आपका प्राइमरी एविडेंस नहीं होगा अगर उसमें डेली की फोटोज या जो भी चीजें आपको चाहिए वो नहीं मिल रही, ठीक है ना। डेली का उसमें सारी रिकॉर्डिंग होना या जो भी प्रेफर किया जाता है वो सब मिलना चाहिए। इसका सी पॉइंट कह रहा है जब भी रिकॉर्डिंग हो रही हो कंप्यूटर में, कोई भी रिकॉर्डिंग अगर कंप्यूटर में हो रही है या फोन में हो रही है कुछ भी है तो प्रॉपरली वर्क कर रहा हो। जब वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है तब वो क्या है, एज इन क्या है, आपका प्राइमरी एविडेंस एडमिसिबल होगा। इन बिटवीन अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है उस कंप्यूटर में, उस फोन में या उस कैमरे में या कुछ भी है, किसी भी आपका ऑडियो वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, तो ऐसा नहीं है कि अगर उसमें इन बिटवीन कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि उसको एडमिसिबल नहीं करेंगे। बस इतना ध्यान रखना है जिस दिन का उसमें एविडेंस आप दे रहे हैं कोर्ट में, उस दिन जो रिकॉर्डिंग हुई वो सही हुई ना, वो सही मिल गई और बाद में बीच में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, तो भी कोर्ट में एडमिसिबल होगा। आपको ध्यान रखना है, ये एडमिसिबिलिटी की बात कर रहा है, ठीक है। अब इसका क्या है, डी पॉइंट है, देखिए इसको एक एक पॉइंट करके लिखेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। डी पॉइंट में जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में रिकॉर्ड की गई है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में रिकॉर्ड की गई है, ठीक है, वो ओरिजिनल थी और उसमें कोई भी छेड़छाड़ ना हुई हो। आप समझ रहे हैं ना कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने सपोज कुछ, क्योंकि एडिटिंग आजकल तो बहुत एडिटिंग वगैरह चलती है, तो कोई भी छेड़छाड़ ना हो। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि जैसे वॉइस की अगर हम बात करें, वॉइस रिकॉर्डिंग की बात करें तो वो भी क्या है, डॉक्टर की और जो भी एक्सपर्ट होते हैं उनके थ्रू उस चीज को क्या किया जाता है, दिखाया जाता है कि इसके साथ कुछ छेड़छाड़ तो नहीं हुई। तो वही चीज है कि उसके साथ जैसे कि फॉरेंसिक लैब वाले बता देते हैं कि इसके साथ छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई, कुछ भी है, यानी कि किसी कोई मेटल की अगर वो जांच करते हैं या किसी पर्सन की या किसी भी चीज की या किसी डॉक्यूमेंट की, तो पता चल जाता है अगर कोई समझदार आदमी है जो भी है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अगर छेड़छाड़ हुई है तो नहीं वो एडमिसिबल होगा, छेड़छाड़ ना हुई हो तो ये एडमिसिबल होगा। अब इसका 3 देख लेते हैं, सेक्शन 65 का सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 में यही लिखा है कि देखिए इसको ऐसे समझिए, जैसे कि बहुत सारे कंप्यूटर, जैसे कि बैंक है, ठीक है, बैंक है आपका, बहुत सारे आपके कंप्यूटर हैं, उन बहुत सारे कंप्यूटर में एक ही बैंक की कई ब्रांचेस है और वो एक साथ सारा काम हो रहा है, ठीक है ना। या इसको ऐसे मैंने आपको बताया लास्ट उसमें कि आपका सारा कुछ, जैसे कि एक बैंक है और उसकी 10 ब्रांचेस हैं, तो उन 10 ब्रांचेस का जो भी बैंक अकाउंट में जो भी काम हो रहा है वो एक ही से तो डील हो रहा है ना। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि वो सारे कनेक्टेड सिस्टम जो है ना, जो भी कंप्यूटर के कनेक्टेड सिस्टम है वो सारे सिस्टम एक ही सिस्टम माना जाएगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, जैसे कि कोई एक कॉलेज है, ठीक है, उसमें क्या है, कोई लैब है और उसमें कम से कम 20-25 कंप्यूटर चल रहे हैं और उसी के अंडर में 2-4 कॉलेज खुले हुए हैं, तो वो जो भी कुछ हो रहा है यहाँ पर क्या माना जाएगा, बहुत सारे कनेक्टेड सिस्टम्स को एक ही सिस्टम डील किया जाएगा, ठीक है। और उसको भी क्या मानेंगे, उसको भी एज ए प्राइमरी एविडेंस डील करेंगे। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर कंप्यूटर आपका जैसे कि आप उसमें काम कर रहे हैं या आपसे जुड़ा हुआ कोई पर्सन भी उसमें काम कर रहा है, जैसे कि चैन बनी हुई है, ठीक है ना, कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि अगर हैक करते हैं तो ये होता है ना कि एक को हैक कर दिया तो सारे हैक हो गए। अगर एक से कनेक्ट होते हैं तो उनको एक ही डील किया जाएगा, एक ही माना जाएगा और एज एन प्राइमरी एविडेंस भी उसको मानेंगे, ठीक है। अब इसका आपका आता है 65 का 4 आता है, 65 का 4 देख लेते हैं। 65 के 4 में क्या कह रहा है कि जब भी कोई आप डॉक्यूमेंट देते हैं, अभी तक मैं आपको बात कर रही थी एक सर्टिफिकेट की, तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि अभी तक ना ये एक कंट्रोवर्सी में मैटर है कि अभी तक ये नहीं डिसाइड किया गया है कि आपको कोर्ट में सर्टिफिकेट देना जरूरी है उस चीज का या नहीं। इससे रिलेटेड बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे जजमेंट हैं, ठीक है। आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपनी नॉलेज के लिए रखना है इस चीज को ध्यान, ठीक है। आपको नॉलेज के लिए ध्यान रखना है, जो 5 पॉइंट मैंने बताए हैं इसको एक 1 पॉइंट करके लिख लेंगे, तो उससे क्या रहेगा, आपको याद करने के लिए सहज रहेगा, इजी रहेगा कि कौन कौन सी वो कंडीशंस हैं जिसमें आप क्या है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इतना ही आपका है बस। और उसके बाद फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन लिखा है, इसमें कुछ खास नहीं है।
इसको आप हल्का सा अगर नजर मारेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसमें ऐसी कोई डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी जितना समझने का था वो मैंने आपको समझा दिया है। इसकी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। For the purpose of this section, any reference to information being derived from other information shall be reference to its being derived from by calculation comparison of any other process. It means जो भी कुछ इस एक्ट के अंदर आपको दिया है इंफॉर्मेशन से रिलेटेड या जो भी इंफॉर्मेशन उससे मिली है और व्हाटएवर, तो जो भी उसके मतलब जो भी हुआ है उससे, तो उसके प्रति जो निर्देश होंगे, जो डायरेक्शन होंगे, वो क्या है इसमें लिखा है, जो तुलना या किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा व्युत्पन्न हुआ हो। कहने का मतलब यही है इन वन वर्ड कि किसी ना किसी मैकेनिकल प्रोसेस से, किसी ना किसी कैलकुलेशन से, कंपैरिजन से और एनी अदर प्रोसेस से वो क्या हुआ हो आपका डिराइव्ड हुआ हो। ठीक है, तो इस चीज को आप इतना ध्यान रखें, एक एक पॉइंट को देख लेंगे तो ठीक रहेगा। बाकी आगे की वीडियो में और सेक्शन 66 को मैं कंप्लीट करती हूँ।